नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि रोहित और अनिका दोनों ही अब यहाँ पर किंग के कमरे में मिलने के लिए उनसे जाते हैं, क्योंकि फिर वो यहाँ से निकलने वाले थे। लेकिन जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उनके कमरे के बाहर यहाँ पर पहले से ही सावित्री थी, जो उन्हें कहते हैं कि वो अभी उस कबूतर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो अब ये देखकर अब यहाँ पर रोहित और अनिका वहाँ से चले जाते हैं। इधर राजमहल में भी धनंजय भी अपने कमरे से बाहर निकल कर लतिका के रूम की तरफ ही जा रहे थे। तो तभी अब यहाँ पर उनके कानों में बड़ी रानी की आवाज आती है, भाई वो लतिका तो नीचे ही है। और वैसे क्या आपने हमारा वो काम कर दिया कि उस वक्त शीला किससे बात कर रही थी? कौन था वो आदमी? क्या आपने उसके बारे में पता लगाया? अब यहाँ पर रेवती की इस बात को सुनकर धनंजय पीरामल कहते हैं, मेरे आदमी कोशिश कर रहे हैं रेवती। इधर अपने भाई से बातें करते हुए ही बड़ी रानी अब नीचे हॉल की तरफ आ जाती है। तो जैसे ही वो वहां पर आती हैं तो वो देखती हैं कि लतिका तो वहां पर थी ही नहीं, क्योंकि बड़ी रानी को तो यही मालूम था कि लतिका वहीं पर हॉल में ही है। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें लतिका दिखाई ही नहीं देती। अब बड़ी रानी लतिका को ना पाकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है और फिर वो वहां पर काम कर रहे एक सर्वेंट से कहती है, लतिका कहाँ पर है? क्या आपने उसे देखा? बड़ी रानी की इस बात का जवाब देते हुए वो सर्वेंट कहता है, मैडम वो थोड़ी देर पहले तो यहीं पर ही थी, लेकिन अब वो अपने पियानो रूम में है। वो कह रही थी कि उन्हें अपनी माँ की याद आ रही है, तो इसलिए अब वो वहाँ पर पियानो बजा रही है ताकि वो थोड़ी देर तक उनका मन ठीक हो सके। वैसे वो जब यहाँ पर बैठी हुई थी मैडम, तो सच में वो काफी सैड भी नजर आ रही थी, मानो उन्हें सच में अपनी माँ की बड़ी याद आ रही हो। अब उस सर्वेंट की ये बात सुनते ही बड़ी रानी को बुरा जरूर लगता है, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची को ये सब कुछ देखना पड़ रहा था। लेकिन इधर वो कुछ कहती उससे पहले अब धनंजय पीरामल और कहते हैं, चलो रेवती उधर ही चलते हैं। और अब यहाँ पर धनंजय की बात को सुनकर अब यहाँ पर बड़ी रानी कहती है उस सर्वेंट से कि ठीक है, आप अपना काम करो। और ये सुनने के बाद वो सर्वेंट भी अब अपना काम करने लग जाता है। और अब धनंजय पीरामल और बड़ी रानी दोनों ही अब एक दूसरे को देखने लगते हैं। और उसके बाद वो दोनों अब अपने कदमों को पियानो रूम की तरफ ही बढ़ा देते हैं। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जैसे ही वो दोनों उस रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर सच में प्रिंसेस लतिका एक गाना गा रही थी। प्रिंसेस लतिका के गाने को सुनकर अब बड़ी रानी कहती है, भाई हमें भी अपनी रानी माँ की याद आ रही है। सच में देखो ना, यहाँ पर लतिका ने तो सॉन्ग ही ऐसा चला दिया है, वो कितना अपनी माँ को याद कर रही है। अरे उसके सॉन्ग को सुनकर तो मुझे भी अपनी माँ की याद आ गई। अब आप ही बताइए वो कैसी थी? आपको तो पता ही होगा ना, क्योंकि देखो मैंने तो अपनी रानी माँ को नहीं देखा है, लेकिन आपने तो उन्हें देखा था ना। इसलिए भाई प्लीज हमें बताइए, हमने तो आज तक उनकी एक फोटो तक नहीं देखी। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, माँ के बारे में जानना है रेवती तुम्हें? अब धनंजय की इस बात पर बड़ी रानी हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो वहीं अब धनंजय पीरामल कहते हैं, देख रेवती, आज नहीं फिर कभी तुम्हें जरूर बताऊंगा। और ये कहते हुए ही अब वो यहाँ पर धनंजय कहते हैं, देखो अभी लतिका पहले ही काफी सैड नजर आ रही है, तभी तो वो यहाँ पर अपनी रानी माँ को याद करके ऐसा सॉन्ग गा रही है, इसलिए अभी हम लतिका को संभालते हैं। और ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब लतिका के पास जाते हैं और अब उससे कहते हैं, लतिका। इधर जैसे ही धनंजय ने पीछे से लतिका शब्द कहा तो अब धनंजय पीरामल की आवाज को पहचानते हुए लतिका पीछे मुड़कर देखती है। और अब वो यहाँ पर अपने मामा को देखकर अब उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। लतिका जल्दी से अब यहाँ पर अपनी सीट से उठती है और उठते ही जल्दी से धनंजय पीरामल की तरफ दौड़कर चली जाती है और अब उन्हें हक करते हुए कहती है, बड़े मामा आप कब आए? बड़े मामा कहाँ गए हुए थे आप? पता है हमने आपको बहुत ही मिस किया, हमने अपनी रानी माँ को भी मिस किया, हमें इतना बुरा लग रहा था कि हम बता नहीं सकते। अब लतिका की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं,
हाँ हाँ बेटा, मैंने भी अपनी लतिका को बहुत ही मिस किया। मैं भी आपको बता नहीं सकता। एनीवे, क्या आपने कुछ खाना खाया? अब यहाँ पर धनंजय की इस बात को सुनकर अब लतिका नाम में अपना सिर हिला देती है। इधर लतिका के इस मासूम से चेहरे को देखकर अब धनंजय पीरामल को उसके ऊपर और भी दया आ जाती है और अब वो उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, चलो चलो तो फिर मिलकर कुछ खा लें। हाँ, क्या वैसे भी मेरी लतिका को तो कितनी भूख लगी है। देखो, हमें भी बहुत जोरों की भूख लगी है लतिका। अब धनंजय पीरामल की इस बात को सुनकर अब लतिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो कहती है, हाँ बड़े मामा जी, मुझे भी भूख लगी है और अब मैंने आपको देख लिया तो अब तो सच में मुझे एक्साइटमेंट से और भी ज़्यादा भूख लग गई है, इसलिए बस जल्दी से चलो, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा। अब लतिका की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी और धनंजय दोनों ही हंसने लग जाते हैं और अब वो तीनों ही मिलकर अब यहाँ पर लतिका के उस पियानो रूम से निकलकर सीधे ही डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगते हैं। इससे पहले कि वो तीनों के तीनों अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पर बैठकर करना शुरू करते कि तभी अब वहाँ पर रोहित और अनिका भी पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर लतिका के कानों में अब फिर से एक आवाज़ आती है, लतिका बेटा। अब जैसे ही यहाँ पर लतिका ने ये आवाज़ सुनी, ये सुनते ही अब वो जब उस दिशा की तरफ देखती है तो उसे सामने से एंट्रेंस की तरफ से रोहित और अनिका दोनों ही अंदर की तरफ आते हुए नजर आ रहे थे। रोहित और अनिका को इस तरह से सुबह सुबह देखकर तो लतिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उन दोनों को देखकर लतिका जल्दी से यहाँ पर डाइनिंग टेबल से अपनी चेयर से उठकर जल्दी से दौड़कर अब उनकी तरफ बढ़ जाती है और अब वो रोहित के पास जाकर कहती है, इतने सारे गिफ्ट्स आप कहाँ से लाए? लतिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, ये आपकी बेस्ट फ्रेंड रिया ने भेजे हैं। हम उनसे मिलने के लिए गए थे तो रिया ने हमसे कहा कि वो आप रानी बन गई है ना, तो रानी बनने की खुशी में उन्होंने आपको कांग्रेचुलेशन कहा है और साथ के साथ उसने आपके लिए ये बहुत सारे विशेष के साथ बहुत सारे गिफ्ट भी दिए हैं, तो इसलिए ये सब आपके लिए हैं। अब ये सुनते ही अब यहाँ पर लतिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब लतिका कहती है, वो ठीक तो है ना? और आर्यन और अलेक्जेंडर उनका क्या, वो दोनों भी ठीक हैं क्या? अब उनकी बातों को सुनकर अब अनिका कहती है, हाँ बेटा, वो तीनों के तीनों ही ठीक हैं और वो बहुत खुश भी हैं। जब उन्हें पता चला कि आप रानी बन गई तो मैं बता नहीं सकती वो कितने खुश थे। अब उनकी बात को सुनकर अब लतिका कहती है, तो आप उन्हें यहाँ पर लेकर क्यों नहीं आए? हमारा उनसे मिलने का बहुत ही मन कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर अब अनिका कहती है, हाँ वो आप अभी वो थोड़ा सा बिजी थे, वो अभी नहीं आ सकते थे, लेकिन हाँ वो बाद में जरूर मिलने के लिए आएंगे। और इधर ये कहते हुए ही रोहित अब उन गिफ्ट्स को सर्वेंट की तरफ देखता है और उनसे कहता है, आप इन्हें ले जाकर लतिका के कमरे में रख दीजिए। इधर ये सुनते ही वो सर्वेंट भी यहाँ पर उन गिफ्ट्स को ले लेता है और इधर लतिका अब अनिका और रोहित से कहती है, चलिए हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लीजिए। लतिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, हाँ क्यों नहीं, हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए ही तो अभी इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। अब यहाँ पर उनकी इस बात को सुनकर अब बड़ी रानी कहती है, तो फिर ठीक है, इंतजार किस बात का है, जल्दी से आओ और अपनी अपनी जगह पर बैठो। ये सुनते ही रोहित और अनिका जैसे ही टेबल के पास जाते हैं तो वो दोनों भी यहाँ पर बड़ी रानी और धनंजय पीरामल को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और वो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। इधर उन दोनों को देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, वैसे अनिका, आप तो अब यहीं पर ही रहेंगी ना? आफ्टर ऑल आप इस वक्त अब राजमहल की रानी हैं, इसलिए राजमहल की रानी होने के नाते आपको अब यहाँ पर रहना चाहिए। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, जी पापा जी, मैं यहीं पर ही रहने वाली हूँ। अनिका की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अच्छी बात है, वैसे जब आप यहाँ पर रहने वाली हैं तो क्या आपके मिस्टर मारवा भी यहीं पर ही रहेंगे? अब यहाँ पर धनंजय पीरामल के मुंह से फिर से अब आपके मिस्टर मारवा सुनकर अनिका को थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लगता है, लेकिन अब वो यहाँ पर ये सुनते ही अब अनिका कहती है, पापा वो मिस्टर मारवा को तो कुछ काम है तो शायद वो यहाँ पर नहीं रुक पाएंगे, लेकिन हाँ वो हमारे पैलेस में ही जाएंगे, उन्हें वहाँ पर कुछ काम है ना, इसलिए। अनिका की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो पेरिस की कंपनी के साथ टाई अप हुआ है?
कि क्या किसी प्रोजेक्ट के लिए ही वो यहाँ पर रुकेंगे। तब अब यहाँ पर इसे सुनकर अब अनिका कहती है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है पापा। इधर उनकी इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, वो पापा मैं यहाँ पर राजमहल के लिए कुछ बिजनेस प्रपोजल लेकर आया हूँ ना, तो बस इसीलिए इधर यहाँ पर क्योंकि मैं अब यहाँ पर कुछ बिजनेस प्रपोजल लेकर आया हूँ, तो क्योंकि अब यहाँ पर रानी साहिबा के साथ मीटिंग है। अब यहाँ पर राजमहल की रानी तो अनिका ही है ना, तो बस मुझे उनके साथ कुछ मीटिंग करनी है। इस बात पर अब यहाँ पर अनिका भी कहती है, अगर ऐसी कोई भी मीटिंग है तो मेरे ख्याल से आपको भी धनंजय पापा से बात करना चाहिए, क्योंकि देखिए उनका बिजनेस सेंस मुझसे तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि राजमहल की तरफ से पापा ही इस मीटिंग को अटेंड करें। इधर अनिका की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ तो अनिका के मिस्टर मारवा मीटिंग कब करेंगे, या फिर कभी और। इस बात पर अब यहाँ पर रोहित कहता है, मेरा असिस्टेंट जल्द ही आकर आपसे बात करेगा, और हाँ अब मैं राजमहल में नहीं रुकूंगा। और ये कहते हुए ही रोहित अब चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय करने लगता है। तो वहीं अब धनंजय पीरामल भी अब कहते हैं, वैसे बच्चे कहाँ हैं, बच्चे तुम्हारे साथ नजर क्यों नहीं आ रहे। मेरा मतलब है कि अगर मुझे बच्चों से मिलने का मन करे तो मैं फिर उनसे कैसे मिल सकता हूँ, क्योंकि बच्चे तो मारवा हाउस में भी नहीं थे। इस बात पर अब यहाँ पर लतिका कहती है, 1 मिनट बड़े मामा जी, देखिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आप जब भी रिया से मिलने के लिए जाए ना तो साथ में हमें भी जरूर लेकर जाइएगा। हमें अपनी फ्रेंड रिया से मिलना है, हमें उनकी बहुत याद आती है। प्लीज। अब लतिका की इस रिक्वेस्ट पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, श्योर लतिका, हम जब भी जाएंगे मिलने के लिए तो आपको जरूर लेकर जाएंगे। बस अब मिस्टर मारवा मुझे कुछ बता दें। इस बात पर अब रोहित कहता है, बच्चे माँ के साथ हैं। और ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या आयशा भी पेरिस में ही आई हुई है। धनंजय की ये बात सुनते ही रोहित अब हाँ में अपना सिर हिला देता है, और वो कहता है, क्योंकि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ही मैं आपको अभी के लिए उनका एड्रेस नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि वो अभी पेरिस में ही हैं। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल को गुस्सा जरूर आता है कि रोहित उसे आयशा से मिलने के लिए रोक रहा है। अरे ऐसी कौन सी सेफ्टी और सिक्योरिटी है जो धनंजय आयशा के लिए नहीं रख सकता। इसलिए उसे रोहित पर गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से में ही घूरने लगता है। तो वहीं अनिका को इस वक्त यहाँ पर ये सब देखकर अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन अनिका के मन में तो इस वक्त सबसे पहले अपनी रानी माँ के रूम में जाने की ही जल्दी थी, क्योंकि वो बस जल्द से जल्द वहाँ पर जाकर अपनी नानी माँ के बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि अनिका के पास अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं था। इधर जैसे ही ये जल्दी से यहाँ पर सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो रोहित का ब्रेकफास्ट खत्म हो गया था। वो अब अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया था। रोहित खड़ा होने के बाद अब कहता है, अच्छा मिस्टर धनंजय पीरामल, थैंक्स फॉर द ब्रेकफास्ट, बहुत जल्द आपके साथ मीटिंग में मुलाकात होगी। रोहित की ये बात सुनते ही एज फॉर्मल अब धनंजय पीरामल भी अब अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, और अब वो अपने एक हाथ को रोहित के आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, नाइस टू मीट यू मिस्टर रोहित मारवा। और वो यहाँ पर हैंडशेक करते हैं। इस बात पर अब रोहित उनसे हाथ मिलाकर सामने सेम हियर कहता है, और अब वो वहाँ से ये कहने के बाद अब वहाँ से जाने लगता है। तो वहीं रोहित का भी अचानक से ये एटीट्यूड देखकर अब बड़ी रानी कहती है, भाई ये सब क्या था। अरे आप भूल गए हो क्या कि वो आपका बेटा है। देखो ये बहुत ही गलत बात है भाई। वो जब से यहाँ पर आया है आप बस उसे चिढ़ा ही रहे थे अनिका के मिस्टर मारवा कहकर। अरे वो आपका बेटा है, क्या आप अपने बेटे से ये बातें नहीं कर सकते। आप अनिका को चिढ़ाकर ही ये सब बातें क्यों कर रहे थे। इधर बड़ी रानी की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, रेवती मैं जानता हूँ वो इस तरह से क्यों बात कर रहे थे, क्योंकि वो इस वक्त बिजनेसमैन बनकर यहाँ पर राजमहल में आए थे, ना कि वो यहाँ पर मेरा बेटा बनकर आया था। इसलिए मुझे भी एज ए बिजनेसमैन उनसे ये बात करनी पड़ी। इस बात पर अब बड़ी रानी अब अपने मन में कहती है, काश भाई हम आपको बता पाते कि रोहित पेरिस में किंग है। वो कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि यहाँ राजमहल को देखने वाला वो किंग रोहित ही है। लेकिन वो यहाँ पर अभी कुछ कह नहीं पाती। और इधर ये सब
अपने मन में सोचने के बाद अब यहाँ पर बड़ी रानी अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं लतिका भी यहाँ पर अनिका का हाथ पकड़ लेती है और उनका हाथ पकड़ कर कहती है, मासी आप अभी हमारे साथ चलिए, देखिए हम आपको पूरा का पूरा राजमहल घुमाएंगे। लतिका की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर अनिका कहती है, लतिका बेटा, हम तो पूरा राजमहल घूम चुके हैं ना, लेकिन देखिए हम जो जिस जगह में नहीं गए हैं हमें तो बस वो जगह देखनी है। अब यहाँ पर उनकी ये बात सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, कौन सी जगह नहीं गई हो अनिका। अब यहाँ पर अनिका कहती है, हमें तो बस टॉप फ्लोर के जो रूम है ना वो उनमें घूमना है। अनिका ने सीधे ही धनंजय पीरामल के सामने ये कह दिया था। इधर अनिका की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, टॉप फ्लोर ही क्यों अनिका, मेरा मतलब है कि टॉप फ्लोर के रूम तो किंग यूज करते हैं ना, तो आपको वहाँ पर क्यों जाना है। और देखिए कुछ रूम हमारी रानी माँ के लिए भी हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ भले ही आप इस राजमहल की अब रानी हैं, लेकिन आपको फिर भी वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं है। धनंजय की इस बात को सुनकर अब लतिका कहती हैं, बड़े मामा जी, मासी बहुत स्ट्रोंग है, इसलिए आपको मासी को लेकर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमने उन्हें देखा है, अरे उनके जितनी स्ट्रोंग तो शायद हमारी रानी माँ भी नहीं थी। आपको पता है बड़े मामा जी, जब हम रानी बने थे ना, तो यहाँ पर कुछ नकाबपोश लोग आ गए थे राजमहल में, और उन्होंने पता है यहाँ पर सीधे ही चैलेंज कर दिया था कि मासी को उनके साथ लड़ाई लड़नी होगी। लतिका के मुंह से ये सब सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब अच्छी तरह से समझ गए थे कि वो लोग जो भी कोई थे वो सभी राजमहल के दुश्मन ही होंगे, जिन्होंने हर बार की तरह इस बार अनिका के सामने ये कंडीशन रखी होगी। और ये सब सोचते हुए अब वो अनिका से कहते हैं, अनिका क्या किंग यहाँ पर आए थे उस वक्त उस फाइट को करने के लिए, क्योंकि धनंजय को तो यही पता था कि वो तलवारबाजी यहाँ पर ना बड़ी रानी कर पाई थी, और आलिशा के बारे में उन्हें इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन उन्हें इतना ज़रूर पता था कि जब भी वो लोग ऐसा चैलेंज देते थे तो उस समय किंग उनसे वो चैलेंज करते थे। इधर धनंजय की इस बात का जवाब इससे पहले कि अनिका देती कि तभी लतिका ही बीच में बोल पड़ती है और कहती है, नहीं मासी ने उनके साथ फाइट की है, उसमें मासी अकेले ही उनसे लड़ी है, और मैं आपको बता भी नहीं सकती बड़े मामा जी कि मासी ने कितनी अच्छी तलवारबाजी की थी। मासी ने वहाँ पर एक को बड़ी ही अच्छी तरह से तलवार से मारा है, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब काफी हैरान होते हैं, और वो अनिका को हैरानी से ही देखने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अब वो लतिका से कहते हैं, लतिका आप जाकर अभी अपने स्टडी रूम में जाकर स्टडी कीजिए, क्योंकि अब धनंजय पीरामल को अनिका से बात करनी थी, और अब वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर लतिका के सामने वो अनिका को कुछ भी कहें। इसलिए वो यहाँ पर लतिका से कहते हैं कि आपके टीचर अभी आते ही होंगे, इसलिए आप तब तक अपनी तैयारी कीजिए। इधर ये सुनते ही लतिका भी कहती है, ओके बड़े मामा, हम यहाँ से जाते हैं। और ये कहते हुए ही लतिका अब स्टडी रूम की तरफ जाने लगती है। इधर उनके जाने के बाद अब धनंजय पीरामल अब अनिका से कहते हैं, तुम्हें अंदाजा भी है अनिका, तुमने क्या किया है। इधर यहाँ पर अनिका ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उसके धनंजय पापा इस तरह से उससे ऐसा सवाल करेंगे। ये सुनते ही अनिका हैरानी से बस उन्हें ही देख रही थी, और उसे अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो उसके पापा उससे इस तरह से बात कर रहे हैं। क्या अनिका ने कुछ गलत किया है। और अब ये जब उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो धनंजय पीरामल से कहती है, पापा मुझसे कोई गलती हुई है क्या। अनिका की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अनिका देखो, अभी यहाँ नहीं, अभी तुम मेरे साथ आओ। और ये कहते हुए ही अब वो एलिवेटर की तरफ जाने लगते हैं, तो वहीं अनिका भी बस हैरानी से उनके पीछे ही जाने लगती हैं कि आखिर अब धनंजय उसे कहाँ पर लेकर जाएंगे। इधर दूसरी तरफ पेरिस से दूर एक लोकेशन पर यहाँ पर एक बड़ा सा महल बना हुआ था, जिसका आर्किटेक्चर राजमहल के जैसा ही था, क्योंकि ये महल दिखने में सेम राजमहल के जैसा ही दिखाई दे रहा था। इस महल का कलर ब्लैक और गोल्डन के कॉम्बिनेशन में था।
11वें फ्लोर का 11 फ्लोर का ये महल, जिसका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत था। ग्राउंड फ्लोर पर वहाँ पर कुछ लोग तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे कि तभी अब उनकी नज़र सामने के एंट्रेंस पर गई तो वहाँ पर अपने साथियों का ये हाल देखकर अब वहाँ पर एक आदमी ही कहता है, उस किंग ने हमारे इन आदमियों का भी यही हाल कर दिया जो वो हमेशा से करता रहा है। अरे अरे हमारे आदमी क्या अब फिर से शहीद हो गए। इधर ये सुनते ही अब एक आदमी जो कि उन सभी को यहाँ पर लेकर आया था, अब वो कहता है इस बार वो किंग बीच में नहीं आया है, बल्कि इस बार वो हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस बार जो नई रानी बनी है ना, हाँ उन्होंने अकेले ही इनका ये हाल किया है। अब उस आदमी की ये बात सुनते ही वहाँ पर फिर से एक आदमी कहता है, ये लोग शहीद हुए हैं, इसलिए इनकी बॉडी को सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो क्योंकि शहीदों का अंतिम संस्कार प्राउड के साथ किया जाता है, उसके लिए इतना दुख बयां नहीं किया जाता। इस बात पर अब उनके साथी कहते हैं, ओके सर, हो जाएगा। और ये कहते हुए ही वो अपने आदमियों को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो वहीं अब एक आदमी अब अपने कदमों को सीधा ही एलिवेटर की तरफ लेकर जाने लगता है। कुछ ही देर के बाद वो जैसे ही टॉप फ्लोर पर पहुंचता है तो वहाँ यहाँ पर अब एक रूम के दरवाजे को नॉक करने लगता है। कुछ देर के बाद जैसे ही यहाँ पर दरवाजा खुला तो सामने 50 से 55 साल का एक आदमी वहाँ पर उसके सामने खड़ा था और वो कहता है, कितनी बार कहा है मैंने, ये वक्त मेरे पापा के सोने का वक्त है, तुम इसी वक्त डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है उनके टाइम टेबल का? एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मुझे किसी भी काम की नहीं लगी ना, तो आज तुम्हारी मौत पक्की है। अब उस शख्स की ये बात सुनकर जो आदमी यहाँ पर आया था वो अब कहता है, प्लीज़ आप पहले मेरी बात तो सुनिए, मैं जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ ना वो बहुत ही ज़रूरी है आप सबके लिए। अब उसकी इस बात को सुनकर कहते हैं, ठीक है, वो तो अब समय ही बताएगा कि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, काम की है या नहीं, या फिर तुम्हें अब अपने प्राण हमारे हाथों से गंवाने हैं। चलो अब अंदर आओ। और ये कहते हुए ही वो आदमी अब यहाँ पर अंदर आ जाता है और वो अब अपनी जगह पर आकर बैठकर यहाँ पर अब अपने पापा से कहता है, आप सो जाइए, इतना लंबा इंतजार किया है हमने बुआ की ब्लड लाइन के ख़त्म करने का। काश आप ठीक हो पाते। पापा तो सब कुछ बता सकते थे कि आपकी ये हालत किसने की थी। मुझे पता है आप दोबारा अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। और ये कहते हुए ही वो आदमी अब अपने उस आदमी की तरफ देखने लगता है और वो कहता है, क्या तुम्हें गोल्डन ड्रग के बारे में कुछ पता चला कि आखिर वो कहाँ है? क्या तुम उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकाल पाए या नहीं? इस आदमी पर जो आदमी यहाँ इन्फॉर्मेशन लेकर आया था वो कहता है, बॉस वो रोहित मारवा धनंजय पीरामल का बेटा है। इधर अपने आदमी के मुंह से ये सुनते ही उस आदमी के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से ही बदल जाते हैं और वो अब कहते हैं, क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम सच कह रहे हो? इस बात पर अब वो आदमी कहता है, बॉस खबर बिल्कुल पक्की है, वो धनंजय पीरामल का ही बेटा है। और हाँ, राजमहल में इस बार बिल्कुल वैसी ही रानी आई है जैसे आपकी बुआ थी, क्योंकि आपकी बुआ ने भी एक चैलेंज को पूरा किया था, तलवारबाजी उन्होंने भी जीती थी। और इस बार जो नई रानी आई है ना, वो बिल्कुल उनके जैसी ही है। इस बात पर अब वो आदमी कहता है, मेरी बुआ कैसी थी ये बात मुझे खुद भी नहीं पता है, तो तुम ये कैसे बता सकते हो? और मेरा बाप अभी इस हालत में नहीं है कि वो मुझे मेरी बुआ के बारे में कुछ भी बता सके कि आखिर वो दिखने में कैसी थी, क्या थी। और वो चारों नमूने तो हमारे किसी काम के ही नहीं थे। वो चारों अच्छी तरह से जानते थे कि कविन अवंतिका का चेहरा कैसा था। मास्टर स्ट्रोक खेला है उस किंग ने। अरे अवंतिका की मौत के बाद सच में किंग ने जो किया है ना, किंग ही एक मास्टर स्ट्रोक खेल गए, नहीं तो हमें पता चल जाता। वेल प्लेड किंग। सुनो, पता लगाओ कि बुआ की वो दोस्त लतिका कपूर कहाँ पर है। उनके बारे में ही पता लगाओ, हो ना हो उन्हें जरूर कुछ पता होगा। ये सुनते ही अब यहाँ पर बेड पर लेटा हुआ वो आदमी कहता है, मेरा ये बेटा कितना बेवकूफ़ है।
अरे अरे इतने साल हो गए हैं इस बेवकूफ़ को ये भी नहीं पता है कि उसकी वो दोस्त अभी अभी जिंदा भी होगी या नहीं। अरे वो मेरी बहन की दोस्त के बारे में ये इतना तो जानता है कि उसका नाम लतिका था। भले ही अवंतिका मेरी कजिन थी लेकिन थी तो मेरी बहन ही ना। उसे पीरामल रियासत के लिए मुझे चुनना चाहिए था लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने मुझे धोखा दिया था। उस किंग ने मेरा क्या हाल कर दिया। मुझे बस अब हर हाल में वो अमृत यानी कि वो गोल्डन ड्रग चाहिए। अब कैसे बताऊं मैं इस गधे को कि इसे अवंतिका कैसे दिखाई देती है। मेरी तो अब ऐसी हालत भी नहीं है। या वो बूढ़ा अभी अपने ही ख्यालों में था कि वो कैसे बताए कि ताकि वो अमृत टैबलेट तक पहुंच चुके, उस गोल्डन ड्रग तक पहुंच सके। तो वहीं उनका बेटा अब अपने आदमी से कहता है मुझे रोहित मारवा की मौत चाहिए और वो भी हर हाल में। ये सुनते ही अब वो आदमी कहता है कि हो जाएगा बॉस, रोहित मारवा की मौत पक्की समझिए। ये कहते हुए ही वो आदमी अब अपने रूम से चला जाता है। तो वहीं अब ये आदमी कहता है धनंजय, वैसे तो तुम मेरे भाई हो लेकिन आखिरकार तुम मेरी बुआ के बेटे हो, लेकिन तुम हर बार मेरे मकसद के बीच में आए हो ना। तो अब देख लो तुम्हारा बेटे का अब मैं क्या हाल करने वाला हूँ, क्योंकि जी हर बार जो तुमने मेरे बीच में आकर मेरे काम को बिगाड़ा है उसकी सजा तुझे अब मिलेगी। अब तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं रहेगा। सुना है कि डिफेंडिंग चैंपियन है वो। अब हम उस डिफेंडिंग चैंपियन की ताकत को आजमाएंगे। और ये कहते हुए ही वो अपने पापा के सिर पर अब बड़े ही प्यार से अपना हाथ फेरते हुए ही कहता है पापा बुआ की मौत के पीछे आपका हाथ था क्या। इधर इस बात पर अब वो आदमी अब अपनी आंखों से ना कहता है। इधर इस बात को समझकर अब वो आदमी कहता है आप चिंता मत कीजिए पापा, मुझे लगता है कि अब मुझे राजेश्वर अंकल और यशपाल अंकल को अपने आपके जिंदा होने का मुझे सच बता देना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों आपसे मिलने यहाँ पर जरूर आएंगे जैसे ही उन्हें पता चलेगा। और ये कहते हुए ही वो आदमी अब अपनी ही किसी गहरी सोच में चला जाता है। इधर स्वाति के पैलेस में रोहित जैसे ही अब पैलेस में आता है तो वो यहाँ पर अपने फ़ोन को अब चेक करता है। जैसे ही रोहित ने अपने फ़ोन को चेक किया तो यहाँ पर रोहित के नंबर का राहुल का वॉइस नोट आया हुआ था। राहुल के वॉइस नोट को देखकर एक पल के लिए तो रोहित ये सोचता है आखिर क्या हुआ होगा जो राहुल ने उसे वॉइस नोट भेजा है। वहाँ पर सही सलामत तो होगा ना, क्योंकि वहाँ पर राहुल के साथ कविन आलिशा रह रही थी, इसलिए रोहित को उसकी सेफ्टी की काफ़ी चिंता थी। यही सब सोचकर रोहित जैसे ही अब राहुल का वॉइस नोट सुनता है तो उसे पूरा सुनने के बाद तो अब वो जल्दी से राहुल को कॉल बैक करता है। इधर कुछ ही देर के रिंग के बाद जब सामने से आवाज़ आती है ब्रो कहाँ हो तुम, एक काम करो अपना फ़ोन उठाकर फेंक दो। अरे जब आपका ये फ़ोन सही समय पर आप उठा नहीं पाते हो तो मेरे ख्याल से आपका ये फ़ोन किसी काम का ही नहीं है, इसे आप कहीं पानी में फेंक दो ताकि दोबारा कोई शख्स इसके ऊपर फ़ोन भी ना करे। राहुल की ये गुस्से भरी बात सुनकर अब यहाँ पर रोहित कहता है राहुल कम टू द पॉइंट, जो बात है वो बताओ। इस बात पर अब राहुल कहता है मेरे घर के पास धीरज आया हुआ था और वो भी जख्मी हालत में, उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इस बात पर अब रोहित कहता है ये क्या कह रहे हो राहुल तुम, और क्या हुआ था उसके साथ, और वो जख्मी हालत में वहाँ पर कैसे पहुँचा। और सबसे बड़ी बात कि धीरज तो मनाली में रहता था ना, तो जख्मी हालत में मनाली से लंदन पहुँचना उसके लिए पॉसिबल कैसे हुआ। इस बात पर अब राहुल कहता है देखो ब्रो, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, वो धीरज अभी भी बेहोश है, वो तो धीरज ही हमें बता सकता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। जैसे ही वो होश में आएगा तो मैं उससे ये जरूर पूछूंगा आपकी धर्मपत्नी के पास अगर टाइम हो तो प्लीज आप उनसे कहिए कि वो एक बार यहाँ पर आकर धीरज को यहाँ पर चेक कर ले, क्योंकि देखो यहाँ पर अब आलिशा भी हैं, तो रानी साहिबा के यहाँ होने से मैं किसी डॉक्टर को भी यहाँ पर नहीं बुला सकता हूँ, क्योंकि ये फिर उनकी सेफ्टी के लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी रोहित को अब आलिशा के पीछे से आवाज आती है आप रोहित मारवा से कहिए कि अनिका एक बार अंजलि मल्होत्रा को भी देख ले।
आलिशा की इस बात पर अब यहाँ पर राहुल कहता है, मुझे मुझे बात करने देंगी आप रानी साहिबा, प्लीज प्लीज, मैं अभी बात कर रहा हूँ ना। इधर ये सुनते ही अब आलिशा एकदम से खामोश हो जाती है। तो वहीं राहुल अब अपने फोन पर कहता है, ब्रो सुन लिया। इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ मैंने सुन लिया, देखो मैं कुछ करता हूँ। और ये कहते हुए ही रोहित अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और वो भी यहाँ पर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद रोहित जैसे ही अपने रूम में पहुँचता है तो अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकाल कर वो शावर लेने के लिए चला जाता है। और जैसे ही कुछ समय बाद रोहित वापस बाथरूम से आता है तो वो मिरर के सामने रेडी होने लगता है। रोहित यहाँ पर रेडी हो ही रहा था कि तभी उसके रूम का दरवाज़ा अब नॉक होने लगता है। रोहित इधर जैसे ही दरवाजे के पास जाकर उसे खोलता है तो सामने नताशा खड़ी थी। नताशा को देखकर अब रोहित कहता है, मासी आप यहाँ। इस बात पर अब नताशा कहती है, मुझे अक्षय के पास जाना चाहिए रोहित। देखो बहुत समय हो गया है उसे, कहीं सच में वो मुझे ढूंढते हुए मारवा हाउस ही ना चला जाए। इधर यहाँ पर ये सुनते ही रोहित के दिमाग में अब उसके नाना की बात याद आती है और वो अब यहाँ पर नताशा से कहता है, ठीक है, मैं चिराग और अब्दुल के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको अक्षय वर्मा के साथ यहीं पर ही रहना चाहिए। इधर ये सुनते ही अब नताशा कहती है, रोहित एक रूम में आयशा और धनंजय के साथ में एक रूम में यहाँ पर आयशा और धनंजय की साथ में फ़ोटो हैं, तो ये यहाँ पर ठीक नहीं होगा। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मासी, आप चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ पर मोम और पापा की जो भी यहाँ पर फ़ोटो हैं मैं वो सारी की सारी हटवा दूँगा और मैं इन्हें एक अलग रूम में रखवा दूँगा और उस रूम को डिजिटल लॉक कर दूँगा। उसके बाद आप अक्षय वर्मा के साथ यहाँ पर आराम से रह सकती हैं, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ मासी, आप यहाँ से बाहर निकल कर कहीं भी नहीं जाएंगी, आप ये प्रॉमिस करिए। इस बात पर अब नताशा कहती है, क्या बात है रोहित, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, सब ठीक तो है ना। अब ये सुनते ही अब रोहित कहता है, आपको अपने साथ साथ अक्षय वर्मा को भी प्रोटेक्ट करना होगा। इसका रीज़न आपको भी पता है कि इससे पहले वो किन लोगों के लिए काम करता था। देखिए, अक्षय वर्मा जिन लोगों के लिए काम करता था वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो सर जी के आदमी हैं और उनका एक ही वसूल है, या तो वो वापस से उन्हें अपने काम में लगाएं या फिर उन्हें वो इस दुनिया से ही मिटा दें। और वो लोग इतनी आसानी से तो उसे इस तरह से उनकी दुनिया से बाहर जाने नहीं देंगे ना। और हाँ, आप अक्षय वर्मा को लेने के लिए मेरी गाड़ी में जाएंगी। और एक बात और, जिस गाड़ी में आप जाएंगे उस गाड़ी के ग्लासेस को नीचे बिल्कुल भी नहीं करेंगी, ताकि किसी को भी ये पता ना चले कि आखिर गाड़ी के अंदर कौन है। रोहित की इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब नताशा कहती है, ठीक है रोहित, तुम्हारी बात मैं मान रही हूँ। वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम चिराग और अब्दुल के साथ कहाँ जा रहे हो। नताशा की इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ वो मुझे कुछ ज़रूरी काम है मासी, आप अपना ख्याल रखना प्लीज़। और हाँ प्लीज़, जितना हो सके इस पैलेस से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। यहाँ पर आप पूरी तरह से सेफ हैं। जब तक आप यहाँ पर इस पैलेस में रहेंगी तब तक आपको रक्षा को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इधर ये सुनते ही अब नताशा कहती है, ओके रोहित, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। वैसे तुम शीला मर्डर केस बंद करवा सकते हो। अब नताशा की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, देखिए मासी, मेरे बिना कुछ किए ही ये काम हो गया है, सो रिलैक्स, अब कुछ भी नहीं होगा। इस बात पर अब नताशा कहती है, तो फिर मैं जा रही हूँ अक्षय को लेने के लिए। नताशा की इस बात पर अब रोहित हाँ में अपने सिर को हिला देता है। और इधर नताशा के जाने के बाद रोहित अब अपने कबर्ड से अब उस बुक को निकाल लेता है जिस बुक में यहाँ पर राजमहल के रहस्य थे, और उसे लेकर अब वो अपने रूम से बाहर निकल जाता है। और वो अब यहाँ पर चिराग और अब्दुल को आवाज़ लगाने लगता है। इधर चिराग और अब्दुल ने जैसे ही रोहित की आवाज़ सुनी तो वो दोनों भी जल्दी से यहाँ पर हॉल में आ जाते हैं। जैसे ही वो हॉल में आते हैं तो सामने रोहित को देखकर अब वो कहते हैं, यस किंग, कुछ काम था। इस बात पर अब रोहित कहता है, हम तीनों अब मेरे यानी के किंग के पैलेस में ही रहेंगे। अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, इसलिए जल्दी से चलो। इस बात पर अब चिराग कहता है, ठीक है किंग, चलते हैं, हम तो वैसे भी तैयार हैं।
ये कहते हुए ही वो तीनों ही वहाँ से बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं और कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जैसे ही वो तीनों अब गाड़ी में बैठते हैं तो रोहित अब यहाँ पर उस पैलेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वह वहाँ की स्टैचू को दे देता है, क्योंकि रोहित को यहाँ पर इन स्टैचू के बारे में अच्छी तरह से पता था कि अगर यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी खतरा आएगा तो यहाँ पर जगह जगह जो स्टैचू थे वो उस खतरे को अच्छी तरह से देख सकते थे। और साथ के साथ अब वो यहाँ पे इन्हें इंस्ट्रक्शन भी दे देता है कि पहले इसमें जितने भी फोटो हैं वो उन्हें एक रूम में रखकर लॉक कर दें। यहाँ पर किसी की भी कोई भी फोटो नहीं रखी हुई होनी चाहिए। अपना काम करने के बाद अब रोहित अब यहाँ पर अपने पैलेस के लिए निकल जाता है। तो वो यही सोचता है बस यहाँ पर मासी और लक्ष्य बिल्कुल पूरी तरह से सेफ हों, क्योंकि जब से किंग ने रोहित को कहा था नताशा और अक्षय वर्मा के बारे में, तब से तो रोहित को अब उनकी सेफ्टी के बारे में और भी चिंता हो गई थी। और वैसे भी रोहित एक बार देख चुका था कि सर जी के आदमी कितने खतरनाक है, इसलिए रोहित भी अब अपनी मासी को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं चाहता था।